ग्लोबल वार्मिंग, आपने इस टर्म के बारे में जरूर सुना होगा या इसके बारे में शायद आप अच्छे से जानते होंगे। हालांकि ये वार्मिंग का ट्रेंड काफी लंबे टाइम से चल रहा है, बट लास्ट 100 इयर्स में फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन की वजह से और सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से इसका पेस सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। The Earth has breached a critical temperature threshold. It has experts concerned about whether this level of decline will become a trend. अब हालात इससे ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। दुनिया अब ग्लोबल वार्मिंग की जगह ग्लोबल बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग में हमारे प्लेनेट का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगले 30 साल में ये 2 से 4 डिग्री और बढ़ जाएगा। इसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स होंगे और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखा जा सकता है यूएस की 49 स्टेट अलास्का में, जहां पे ग्लेशियर्स ऑलरेडी मेल्ट कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एग्जिट ग्लेशियर और मैं अपने वीडियो में आपको लेकर जाऊंगा इस ग्लेशियर को दिखाने के लिए और अपनी आंखों से देखने के लिए इसका इम्पैक्ट। जैसा कि आपने मेरे अलास्का के पार्ट 1 वीडियो में देखा होगा कि मैं डैलस से फ्लाई करके एंकरेज आया, जहां पे मैंने ये 80 लाख रुपए की एक आरवी हायर करने के बाद और उसे लेकर मैं निकल पड़ा सूअर्ड की तरफ। बट बीच में हमें पता चला अरोरा के बारे में, जो कि नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं। एकदम स्काई ग्रीन हो जाता है, जो यहाँ अलास्का में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हैं। और ये ऐसा टाइम चल रहा था कि जब हम फेयरबैंक्स के पास जाके इन लाइट्स को दे सकते थे। तो हम निकल गए नॉर्थ की तरफ फेयरबैंक्स में। उससे पहले हम गए चेन्ना हॉट स्प्रिंग्स, जहां से हमें वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा हमने एंजॉय करा डिलिशियस सी फूड रिजोटो और हमें ये भी पता चला कि आरवी आखिर तेल कितना पीती है। अगेन, हम कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे, मैं आपको ये सब अभी बता के ज्यादा बोर नहीं करूंगा। सीधे आपको दिखाऊंगा अलास्का में क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस अलास्कन एडवेंचर की। तो स्वागत है आपका। आज है नया दिन और मैं यहाँ उठ गया हूँ अपनी आरवी में। एक बात तो तय है, आरवी में रहने का मजा कुछ अलग ही है। जरा देखिए बाहर का नजारा, उठते ही ऐसा लगता है कि वाओ, आप झील के पास हैं। लेकिन इससे भी बढ़िया बात क्या है, इसके अंदर ना ये बिल्कुल टेंशन मुक्त कर देता है ट्रिप को। कैसे कि आपको अपने होटल में नहीं जाना, आपको अपना सामान पैक नहीं करना, आपको चेकआउट नहीं करना, आपको एक सर्टेन टाइम तक पहुंच के चेक इन नहीं करना। तो अगर आप लोगों को भी ये मौका मिले एक आरवी एक्सपीरियंस करने का, एक मोटर होम एक्सपीरियंस करने का, तो जरूर कीजिए। और ऐसी जगहों में जैसे कि अलास्का, आइसलैंड, बहुत ही मजा आता है क्योंकि आसपास के नज़ारे बहुत अमेजिंग होते हैं। दोस्तों, हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं बादलों के अंदर से जाते हुए। ये 120 माइल का स्ट्रेच है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कभी हम गुजर रहे हैं बादलों के अंदर से, कभी हम गुजर रहे हैं खाइयों में से, कान पॉप कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। चलते रहिए, चलते हैं डेनाली विजिटर सेंटर पे। डेनाली विजिटर सेंटर। It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to... आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने इस बड़े से मॉन्स्टर में करीब $175 का पेट्रोल भरवाया था, जो कि टैंक फुल भी नहीं हुआ क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ पेट्रोल था। अब बारी थी फिर से इसके पेट को खाना खिलाने की, जो पहले से भी और ज्यादा भूखा था। और इस बार मुझे अपनी जेब से पूरे 20,000 रुपए खर्च करने पड़े इसको फुल करवाने के लिए। 20,000 टैंक फुल कराने के लिए। कैन यू बिलीव इट? खैर, अब जो है सो है, चलते हैं आगे। Sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. तो अभी हम पहुंच चुके हैं डेनाली विजिटर सेंटर पर और यहाँ पे एक डंप स्टेशन है जहाँ पर हम अपनी आरवी का वेस्ट और सारा ट्रैश, ब्लैक वाटर वगैरह डंप कर देंगे। जब आप डेनाली विजिटर सेंटर पे आते हैं तो आप यहाँ से बस हायर कर सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं, डॉग स्लेडिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर वाटर राफ्टिंग भी अवेलेबल है शायद, बट मेरा प्लान कुछ और ही था। मुझे हॉर्स शू ट्रेल पर हाइकिंग करना था। हालांकि यहाँ पर कई सारे ट्रेल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, बट मैंने हॉर्स शू ट्रेल के बारे में काफ़ी सुना था, तो मैं आ गया इसको हाइक करने के लिए।
हॉर्सशू ट्रेल लेक, ये हाइकिंग ट्रेल एक फेमस लूप ट्रेल है जो करीब 3.2 किलोमीटर्स लंबा है और इसे कंप्लीट करने में आपको 2 घंटे के आसपास लग सकते हैं। हॉर्सशू लेक निनाना रिवर और आसपास के पहाड़ों की शानदार व्यूज ऑफर करता है जो आपके मन को एक शांत और स्थिरता का एहसास कराता है। ये ट्रेल इस लैंडस्केप को बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह घेरे हुए है, इसलिए इसका नाम हॉर्सशू ट्रेल है। ऐसा लगता है कि यहाँ की वेजिटेशन और नेचुरल लैंडस्केप आपको टाइम में फ्रीज कर देते हैं। Mountain as well. Oh my God. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये एक लूप में है। आपको पहले रिवर मिलता है और फिर आप चूज करते हैं राइट जाएं या लेफ्ट, और जिस भी तरफ आप जाएं आप वापस उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। We have come here at this beautiful place that you can see. तो हमने कर ली एक बस और अब हम जा रहे हैं सैवेज रिवर तक, और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें थोड़ी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाए शायद। फिंगर्स क्रॉस्ड। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है देनाली पीक। देनाली माउंटेन एक बहुत ही ऊंचा माउंटेन है। इनफैक्ट ये सबसे ऊंचा माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में। इसका नाम पहले था माउंट मैकिनली और बाद में इसका ओरिजिनल नाम देनाली वापस रख दिया गया। देनाली नेशनल पार्क दुनिया के कुछ सबसे फैसिनेटिंग वाइल्ड लाइफ का घर है। आपको यहाँ ब्राउन बेयर्स, वुल्फ्स, कैरिबू, मूस और डाल शीप भी दिख सकता है, और अगर आप लकी हैं तो शायद लोमड़ी, लिंक्स, वुल्वरीन वगैरह भी आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे 160 से भी ज्यादा बर्ड्स के स्पीशीज भी पाए जाते हैं, जिनमें से गोल्डन ईगल्स, टार्मिगन्स, गारफाल्कन्स वगैरह वगैरह बहुत सारी बर्ड्स आपको दिख सकती हैं। तो फाइनली हम सैवेज रिवर पर पहुंच गए थे। यकीन मानिए यहाँ पर आते ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। जंगलों के बीच बहते पानी की आवाज जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। ये विजुअल देख के मजा आ गया। हम यहाँ पर रुकेंगे 10 मिनट के लिए और फिर निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। Okay, well, it's about time that we're gonna get back to the bus and then we're gonna head back. वापस आते हुए हमारे साथ एक काफी फनी बात हुई। एक महिला यहाँ पे किसी छोटे से जानवर को जो रोड पे आ गया था बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि हमारे ड्राइवर ने उसे बोला और वो सुन ही नहीं पा रही थी। फिर उसने दोबारा बोला, तिबारा बोला। I said, do not touch that. It was so funny. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपनी फेवरेट चीज ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। यही फायदा होता है जब आप एक आरवी में होते हो, तब आपका जो मन हो वो कर सकते हो, जो चाहो वो बना सकते हो और खा पी सकते हो, क्योंकि अपना घर सारा का सारा आपके साथ चल रहा होता है। तो अब बारी है डॉग स्लेडिंग की। कहते हैं कि अलास्का में बिना डॉग्स के काम नहीं चलता, स्पेशली जब बारिश हो रही हो। तो पहले हम जाएंगे डॉग डेमो के लिए। डॉग स्लेडिंग, जिसे मुशिंग के रूप में भी जाना जाता है, ट्रांसपोर्ट का एक ट्रेडिशनल तरीका है और एक एंटरटेनमेंट का साधन भी बन गया है अब। तो ये डॉग्स काफ़ी सारे मिलकर एक स्लेड को खींचते हैं। इस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन में, अलास्का रीजन में, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है,
और नेटिव लोग पहले इसका इस्तेमाल करते थे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हंटिंग पे जाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी। Alright guys, so that is the original dog, Buck. That was the only dog that was remaining around that World War period, and then he died. So very significant, only dog, very famous dog. Like it. We're gonna feed him. इनके पॉपुलर होने का रीज़न ये भी है कि कार्स यहाँ पे बहुत फंस जाती हैं अगर जा रही हो। मान लीजिए बाहर बहुत बड़ा स्टॉर्म आया हुआ है और आप अपनी कार लेके जाएं और कार एक मैकेनिकल चीज़ है जिसके अंदर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप वहाँ फंसे रह जा सकते हैं यहाँ की विल्डरनेस में। लेकिन डॉग्स कभी आपको बीच में छोड़ के नहीं आएंगे वापस। तो अब टाइम हो गया था लंच खाने का, तो हम चलते हैं अपने आरवी में, लंच खाएंगे और फिर हम ड्राइव करेंगे एक सीनिक पॉइंट पे, बेलुगा पॉइंट। बेलुगा पॉइंट पर आपका स्वागत है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब आप एंकरेज से सूअर्ड जा रहे हो। याद रखिए, एंकरेज से सूअर्ड की जो ड्राइव है वो सबसे ज़्यादा सीनिक ड्राइव मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और बेलुगा पॉइंट इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे सब लोग रुक के एंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल चीज़ों को। बेलुगा पॉइंट से बेलुगा यानी कि वाइट वेल्स को देखा जा सकता है, बट सबसे ज़्यादा चांस है मिड जुलाई से अगस्त में। तो अब निकलते हैं एग्जिट ग्लेशियर के लिए, सूअर्ड की तरफ। यहाँ से करीब 1.5 घंटे की ड्राइव है सूअर्ड तक की। Check out the views over there. तो अब हम रुके हैं एक अमेजिंग पॉइंट पर जहां पर आप देख सकते हैं एग्जिट ग्लेशियर को। एग्जिट ग्लेशियर केनाई फोर्ड्स नेशनल पार्क का एक बेहतरीन हाइक है। ये हाइक शांत और पीसफुल है, थ्रू आउट आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस करवाता है, और हाइक के लास्ट में जब आप ग्लेशियर का व्यू पाते हैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर आपके पास अलास्का में एक ही हाइक है करने का ऑप्शन, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट ग्लेशियर को जरूर करें, क्योंकि शायद अगले 10 साल में आप ये हाइक तो कर पाएंगे बट आपको ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ईयर वाइज रिप्रेजेंटेशन है जो कि अवेयरनेस फैलाने के लिए करी गई है कि हर साल कितना ग्लेशियर वापस रिसीड कर जाता है। अगर आप जाएं 2005 में तो ये ग्लेशियर ऑल द वे पीछे तक था, और अब ये ग्लेशियर 2023 में काफ़ी पीछे जा चुका है। तो अब हम एग्जिट ग्लेशियर तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमें हाइक करके जाना होगा फाइनल पॉइंट तक। वेदर काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर कीड़े भी नहीं हैं, जो कि हाइक को काफ़ी अमेजिंग बना रहे हैं। तो उस पिक्चर में आपने देखा कि ये ग्लेशियर कितना पिघल चुका है। 2011 में ग्लेशियर का लेवल कहाँ पे था और 2023 में इसका लेवल कहाँ पे है। हम काफ़ी लकी हैं और अनलकी भी। लकी इसलिए हैं क्योंकि हम इस अमेजिंग प्लेस को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और अनलकी इसलिए हैं क्योंकि हम पार्ट हैं इस क्लाइमेट चेंज का, जो कि हम विटनेस कर रहे हैं कि हमारे प्लेनेट को धीरे धीरे खाए जा रहा है, और जिसका रीज़न भी हम खुद हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा अलास्का का सफ़र। यहीं पे हम इसे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बाकी का अमेजिंग कंटेंट भी आता रहे मेरे व्लॉग्स के ज़रिए। मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा इस वादे के साथ कि जो भी पॉसिबल मेजर्स होंगे हम करेंगे अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।